हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आज का सेशन क्रिटिकल रीजनिंग का सेशन है। ये पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 भी हमने किया है, जो कि प्रैक्टिस मॉक रेगुलेटरी बॉडीज़ के चैनल पे आप वो पार्ट पहले देख लें और फिर इस वाले सेशन को देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें भी हमने काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस जो कि बहुत रेलेवेंट है आपके आने वाले आरबीआई ग्रेड बी के फेज़ 1 के एग्ज़ाम के लिए, जो कि रीजनिंग सेक्शन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्रिटिकल रीजनिंग के, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, अप्रोच सीखेंगे और देखेंगे कि कैसे अगर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो हमें सॉल्व किस तरह से करता है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड द डायरेक्शंस ऑफ द क्वेश्चन। तो डायरेक्शंस क्या है, चलिए पढ़ लेते हैं कि इन द क्वेश्चन बिलो द स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर गिवन। These statements may be either independent causes or may be effects of independent causes or a common cause. One of these statements may be the effect of the other statement. Read both the statements and decide which of the following answer choices correctly depicts the relationship between these two statements. Means ये एक cause and effect का question है। दो statements दिए हुए हैं, हमें decide करना है कि कौन सा statement कॉज हो सकता है, कौन सा इफेक्ट हो सकता है, या दोनों ऐसा है कि दोनों इंडिपेंडेंट कॉज है या फिर इंडिपेंडेंट इफेक्ट्स है। तो वन बाय वन हम पहले स्टेटमेंट्स को पढ़ लेंगे। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो कह रहा है, द ड्रॉप इन ह्यूमन एक्टिविटी दैट केम विद द पैंडेमिक रिजल्टेड इन ड्रास्टिक एंड वॉलंटरी रिडक्शन इन अंडर वाटर नॉइज। मतलब जो पैंडेमिक जो हुआ तो उससे जो ड्रॉप इन ह्यूमन एक्टिविटी आई, एक मिनट, हाँ हाँ, तो जो पैंडमिक के साथ जो ड्रॉप आई ह्यूमन एक्टिविटी में, तो जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो रही थी वो कम हुई, तो उससे उसका रिजल्ट क्या हुआ कि एक ड्रास्टिक एंड वॉलेंट्री रिडक्शन हुआ अंडर वाटर नॉइज में। मतलब जो पानी के अंदर जो ओशंस और जो सीज है उनमें जो नॉइजेस होते थे, बेबी नॉइज पोल्यूशन कह सकते हैं आप, ह्यूमन एक्टिविटी से जो होता था उसमें रिडक्शन हुआ। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट 1 है। 2 क्या है, The marked reduction in human activity spurred by the pandemic has afforded scientists and researchers opportunities to observe and the natural world like never before. तो यहाँ भी किस चीज़ की बात हुई है कि जो ह्यूमन एक्टिविटी में जो रिडक्शन हुआ किस वजह से हुआ, स्पर्ड बाय द पैंडमिक। स्पर्ड का मतलब होता है इंड्यूस, ब्रॉट अबाउट बाय द पैंडमिक। मतलब जिस पैंडमिक के कारण जो रिडक्शन आया ह्यूमन एक्टिविटी में, उससे क्या हुआ, उसने साइंटिस्ट को ऐसा अपॉर्चुनिटी दिया, प्रोवाइड किया कि वो नेचुरल वर्ल्ड को इस वे में ऑब्जर्व कर सके जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स इफेक्ट्स बता रहे हैं एक कॉमन कॉज की। देखिए यहाँ भी कॉज क्या है, पैंडमिक से जो रिडक्शन आया ह्यूमन एक्टिविटी में, यहाँ भी कॉज वही है, पैंडमिक से जो रिडक्शन आया ह्यूमन एक्टिविटी में। तो हम इससे ये कॉन्क्लूड करेंगे कि जो पैंडमिक से जो ह्यूमन एक्टिविटी में जो रिडक्शन आया उसके ही ये दो अलग अलग इफेक्ट्स है। पहला इफेक्ट ये है कि अंडर वाटर नॉइज में रिडक्शन हुआ, और सेकंड ये है कि साइंटिस्ट रिसर्चर्स को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली कि वो नेचुरल वर्ल्ड को ऐसा ऑब्जर्व कर सके जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। तो हमारा जो आंसर होगा करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए वो होगा कि both the statements 1 and 2 are effects of some common cause. So E will be our right answer for this question. Let's move on to the second question. Same pattern है, statements हम पढ़ेंगे one by one. पहला statement क्या कह रहा है, The US Fish and Wildlife Service has been collaborating with various governmental agencies, non-profits and private landowners to restore more long-lived pine habitat home to the gopher tortoise. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात हुई है कि जो ये लॉन्ग लिव पाइन हैबिटाट है, जो कि घर है, किसका घर है, ग्रोफर टर्टवाइज का घर है, उसको बचाने, उसको रिस्टोर करने के लिए, उसको फिर से अच्छा करने के लिए यूएस फिश और वाइल्ड लाइफ सर्विस ने कोलैबोरेट किया है बहुत सारी गवर्नमेंटल एजेंसीज, नॉन प्रॉफिट्स ऑर्गेनाइजेशंस और प्राइवेट लैंड ओनर्स से। ये स्टेटमेंट 1 है। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है कि द ग्रोफर टर्टवाइज, वन ऑफ द सिग्नेचर स्पीसीज ऑफ द southeastern United States, is considered an at-risk species, which means it is not yet classified as endangered or threatened under the Endangered Species Act, but it needs a lot of conservation assistance to stay off that list. मतलब इसमें ग्रोफर टर्टवाइज की बात की गई है, हमें इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि वो एक सिग्नेचर स्पीसीज है, मतलब एक बहुत ही प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट स्पीसीज है
साउथ ईस्टर्न यूएस का, और वो एक एट रिस्क स्पीसीज उससे कंसिडर किया जाता है। मीन्स कि अभी उसे ऐसा इंडेंजर्ड या थ्रेटेंड में क्लासीफाई नहीं किया गया है, बट उसे कंजर्वेशन की ज़रूरत है कि वो इस लिस्ट में ना आए, उसका नेम इस लिस्ट में ना जुड़ जाए। तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए उसे कंजर्वेशन की ज़रूरत है। तो यहाँ पे 2 में बात की गई है नीड की, किस चीज़ की नीड है, कंजर्वेशन किसकी, ग्रोफा टर्टवाइस की, और ऊपर बात की गई है कि उनके हैबिटाट को रीस्टोर करने की बात की गई है। तो रीस्टोर हैबिटाट को रीस्टोर करने से क्या होगा, उनकी जो स्पीसीज है उन्हें एक काइंड ऑफ बूस्ट मिलेगा, वो थ्राइव करेंगे, फ्लोरिश करेंगे। तो ये जो सेकंड है ये हमारा कॉज है। कॉज क्यों है, क्योंकि यहाँ पे उसे इस लिस्ट, उस ग्रोफा टर्टवाइस को इस लिस्ट में इंडेंजर्ड स्पीसीज और थ्रेटेंड स्पीसीज के लिस्ट में नहीं आना है उसका नेम, और उसके लिए हमें उसको इस स्पीसीज को कंजर्व करने की ज़रूरत है, और ये हमारा कॉज है। और इसका इफेक्ट क्या मिला हमें कि जो यूएस फिश एंड वाइल्ड लाइफ सर्विस है उसने कोलैबोरेट किया अलग अलग एजेंसीज, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एंड प्राइवेट लैंड ओनर से कि उसका जो हैबिटाट है टर्टवाइस का उसे रिस्टोर किया जा सके। तो सेकंड इज आवर कॉज, और उसका इफेक्ट हमें फर्स्ट में दिख रहा है। तो आवर आंसर सेकंड कॉज है, फर्स्ट इफेक्ट है। तो हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए बी, ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस है, डायरेक्शन पढ़ लेते हैं हम क्या है कि इन द क्वेश्चन गिवन बिलो अ पैसेज is given followed by statements which may or may not be inferred from the passage. Select the correct combination of statements that can be inferred. Means inference based question है, एक पैसेज हमें दिया हुआ है, हमें पैसेज को पढ़ना है, अच्छे से एनालाइज करना है, अंडरस्टैंड करना है, और देखना है कि ये जो 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं क्या ये इससे इन्फर हो सकते हैं, क्या हम इनसे ये वही इन्फर हो सकते हैं या नहीं। तो चलिए देखते हैं, पहले पैसेज हम पढ़ लेते हैं। पैसेज किसके बारे में, North Korea fired 2 cruise short-range missiles into the Yellow Sea on March 21 from Oncheon ही है शायद, या Oncheon, जो भी हो। North Korea's previous missile launch was 11 months ago from Muncheon in North Korea। मतलब मीन्स जो फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स है उससे हमें नॉर्थ कोरिया के 2 इनिशिएटिव्स, 2 मिसाइल लॉन्चेस की बात की गई है, पता चल रही है। एक जो उसने 2 क्रूज शॉर्ट रेंज मिसाइल लॉन्च किए येलो सी में मार्च 21 को ऑनचॉन से, और इससे 11 मंथ्स पहले उसने मंचियोन से एक मिसाइल लॉन्च किया था। Officials have stressed that the launch is not a violation of United Nations Security Council resolution, but did not provide more detailed information regarding the missiles। मतलब जो ऑफिशियल्स हैं नॉर्थ कोरिया के, उन्होंने ये कहा कि ये यूएनएससी के रेजोल्यूशंस को, यानी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन को वायोलेट नहीं करता है, उसे ब्रेक नहीं करता है, बट उन्होंने मिसाइल्स के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं किया। US government official also explained in the press briefing on March 24 that the launch does not violate UN Security Council resolution which regulates ballistic missile programs। तो ये चीज़ अप्रूव किसने किया, US गवर्नमेंट ऑफिशियल ने भी इस चीज़ को अप्रूव किया, इसको वैलिडेट किया कि हाँ जो मिसाइल लॉन्चेस हुए नॉर्थ कोरिया की तरफ से वो UN सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन को वायोलेट नहीं करते हैं। और यहाँ पे हमें एक ब्रीफ बहुत छोटा सा इन्फॉर्मेशन मिला है कि सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन क्या करती है, तो ये बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम्स को रेगुलेट करती है। The official added the door to dialogue with North Korea is open। मतलब ऑफिशियल ने ये भी ऐड किया कि टॉक्स अभी भी पॉसिबल है नॉर्थ कोरिया के साथ। उन्होंने मतलब टॉक्स का जो कम्युनिकेशन का चैनल है वो ओपन रखा है। चलिए पहला स्टेटमेंट क्या है देखते हैं। नॉर्थ कोरिया कंडक्टेड इट्स फर्स्ट मिसाइल लॉन्च फ्रॉम मंचियोन। मतलब नॉर्थ कोरिया ने मंचियोन से अपना पहला मिसाइल लॉन्च किया। अब देखिए पहला किया ये तो हम नहीं कह सकते, हमें ये पता है कि हाँ इससे पहले उसने एक मिसाइल लॉन्च किया था 11 मंथ्स अगो। ये जो उसने येलो सी में किया था मिसाइल लॉन्च ऑनचॉन से मार्च 21 में, इससे पहले उसने किया था, बट क्या वो फर्स्ट था हम ये इन्फॉर्म नहीं कर सकते। नो इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन गिवन, तो दिस वुड बी रॉन्ग। सेकंड पे आते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन कैन गवर्न द लॉन्चिंग ऑफ मिसाइल बाय कंट्रीज। हाँ ये तो यहाँ पे लिखा हुआ ही है कि विच रेगुलेट्स बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम्स। अब मिसाइल प्रोग्राम्स को रेगुलेट करती है, उसे कंट्रोल करती है, तो उसे गवर्न भी कर सकती है, क्योंकि तीनों चीज़ तो काइंड ऑफ सिमिलर है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन गवर्न करती है लॉन्चिंग ऑफ मिसाइल बाय कंट्रीज, बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड क्या कह रहा है हमें, बैलिस्टिक मिसाइल्स आर नॉट द सेम एज क्रूज मिसाइल्स। मतलब बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल दोनों डिफरेंट होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नॉर्थ कोरिया ने फायर किया क्रूज मिसाइल, ठीक है। यहाँ पे यूएनएससी रेगुलेट क्या करती है, बैलिस्टिक मिसाइल। अब चूंकि वो बैलिस्टिक मिसाइल रेगुलेट करती है, तो जो ये है
लॉन्च जो था क्रूज मिसाइल का वो वायलेट नहीं हुआ। तो इस तरह से हम एक ये इन्फर तो कर सकते हैं कि हाँ दोनों मिसाइल डिफरेंट काइंड ऑफ है। एक तो ये कि हमें डिटेल में दिया हुआ, डिटेल में कह रहा हूँ मैं, नहीं डिटेल में नहीं, बट एक तरह से हमें मेंशन किया हुआ है क्रूज मिसाइल एंड बैलिस्टिक मिसाइल दोनों अलग अलग तरह से। दूसरा ये यहाँ पे कि जो यूएनएससी रेजोल्यूशन है वो रेगुलेट करती है बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को, जिससे उसका जो भी प्रोविज़न है वो यहाँ पे काम नहीं कर रहा था क्रूज मिसाइल्स पे, और क्रूज मिसाइल ने वायलेशन नहीं किया। तो यस वी कैन इन्फर कि बैलिस्टिक मिसाइल अलग अलग हो, बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल्स अलग अलग होते हैं। तो हमारा स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 3 इन्फर हो गया इससे। तो आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी ओनली 2 and 3। 1 नहीं हुआ था हमारा इन्फर, हाँ 1 गलत था या 4। चलिए पहले वही सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इन्फ्रेंस बेस्ड है। पहले हम देख लेते हैं क्या कह रहा है हमसे पैसेज। France sent primary and nursery pupils back to school on Monday in the first phase of reopening after a 3-week COVID-19 lockdown, even as daily new infection remain stubbornly high। मतलब फ्रांस ने एक ऐसा डिसीजन लिया है कि जो प्राइमरी और नर्सरी क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्कूल भेजा जाए मंडे से। और ये किस में होगा, ये जो फर्स्ट फेज़ है रीओपनिंग का, मतलब जो 3 वीक का जो लॉकडाउन लगा था कोविड-19 लॉकडाउन, उसका फर्स्ट फेज़ है, उसमें ये डिसीजन लिया गया है कि प्राइमरी नर्सरी पीपल्स को स्कूल वापस भेजा जाएगा, उन्हें अलाउ किया, परमिट किया जाएगा स्कूल आने के लिए, स्कूल जाने के लिए। President Emmanuel Macron said a return to school would help fight social inequality, allowing parents to struggle to pay for childcare to get back to work। अब जो प्रेसिडेंट है फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने कहा है कि जो रिटर्न टू स्कूल होगा वो सोशल इक्वलिटी को बेटर करने में फाइट में हेल्प करेगा और पेरेंट्स को अलाउ करेगा, जो ऐसे पेरेंट्स जो कि चाइल्ड केयर पे नहीं कर पा रहे और सपोर्ट नहीं कर पा रहे, उनको भी हेल्प मिलेगा क्योंकि वो वापस से अपने काम पे जा सकेंगे। बट जो ट्रेड यूनियंस है, बट ट्रेड यूनियंस वांट दैट न्यू इन्फेक्शन वुड लीड टू अ टॉरेंट ऑफ क्लासरूम क्लाउडेड। टॉरेंट मतलब कि लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग। तो ये जो नया उन्होंने ऐसा ट्रेड यूनियन ने ऐसा वार्न किया है, ऐसा मतलब हाँ वार्निंग दी है कि जो न्यू इन्फेक्शन है उनसे क्या होगा, बहुत ज़्यादा क्लासरूम क्लोजर्स होंगे, मतलब स्कूल्स वुड बी क्लोज्ड अगेन। तो ये हमारा पैसेज और इससे जो मिला हुआ जो इन्फॉर्मेशन है वो हमने देखा। पहला हम पढ़ते, पहला क्या है, फ्रांस डिड नॉट लिफ्ट ऑल लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शंस एट वंस। फ्रांस ने सारे रेस्ट्रिक्शन एक साथ नहीं हटा दिए। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे क्या लिखा गया है कि इन द फर्स्ट फेज ऑफ रीओपनिंग, मतलब जो फ्रांस है वो फेजेस में रीओपन कर रहा है, पहला फेज फिर सेकेंड फेज रीओपन करेगा, मे बी थर्ड फेज तक जाएगा, तो एक साथ वो नहीं कर रहा, फेज बाय फेज कर रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट 1 है हमारा वो बिल्कुल करेक्ट है, ये बहुत ही ईजिली इन्फर्ड हो गया। सेकेंड क्या है, इट इज़ सेफ फॉर प्राइमरी एंड नर्सरी स्टूडेंट्स टू गो टू स्कूल। अब सेफ है, मे बी हो सकता है कि हाँ चलो मे बी रिस्ट्रिक्शन हट रहा है, लॉकडाउन हट रहा है, तो मे बी ऐसा हो सकता है कि सेफ हो। बट यहाँ पे क्या लिखा गया है कि ट्रेड यूनियन ने वार्न किया है कि जो न्यू इन्फेक्शंस है उनसे क्लासरूम क्लोजर होगा। तो मैं भी ऐसा है कि अभी भी फ्रेश इन्फेक्शंस आ रहे हैं और आएंगे, तो हम ये नहीं कह सकते कि सेफ है स्टूडेंट्स को स्कूल जाना, बिकॉज देयर आर पॉसिबिलिटीज ऑफ न्यू एंड फ्रेश इन्फेक्शन। सो या दिस वुड बी इनकरेक्ट। थर्ड, trade unions in France do not agree with the president on the decision of reopening schools। Obviously, president ने reopen किया है, क्यों reopen किया? Because it would help fight social inequality, or it would also allow parents who are struggling to pay for childcare as the opportunity to go back, get back to work। But the trade unions उन्होंने क्या कहा है कि the new infection would lead to a large number of classroom closures। तो obviously थोड़ा disagreement है president के decision और trade unions के opinion में, तो वो अग्री नहीं करते हैं। तो ये हमारा इन्फर्ड हो गया। तो आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी 1 and 3। सो 1 and 3 कहाँ पे, डी में है, ठीक है। हाँ ओके, अ न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस 5-6 देखते क्या कह रहा है, हमें क्या करना है इसमें। इन द क्वेश्चन गिवन बिलो अ सिचुएशन इज गिवन फॉलोड बाय 3 स्टेटमेंट्स दैट थ्रो मोर लाइट ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सिचुएशन। You have to take the given statement to be true even if they seem to be at variance from commonly known facts. Carefully analyze the situation and choose the option that depicts the correct relationship between the statements and the situation। मतलब kind of situation based question है ये, हमें एक situation दी गई है और इसी situation से connected ये 3 statements हैं, ये इसी situation में के बारे में और information हमें दे रहे हैं। सबसे पहले हम इस situation, ये statement सबको अच्छे से पढ़ लेते हैं
ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड रीड द जो सिचुएशन है इन द फॉर्म ऑफ अ पैसेज। तो जो कह रहा है हमसे कि कोलंबिया हैज डिसाइडेड टू ग्रांट लीगल स्टेटस टू ऑल वेनेजुएलन माइग्रेंट्स हु फ्लेड देयर सिंस 2016 to escape their country's economic collapse and political crisis. The bold new policy, which will give nearly 1 million undocumented migrants rights to legal employment, healthcare, education, and Colombian banking service for 10 years, is driven by both empathy and pragmatism. मतलब ये सिचुएशन में कोलंबिया के एक डिसीजन के बारे में बता रहा है। वो डिसीजन क्या है कि कोलंबिया ने एक लीगल स्टेटस दे दिया है उन सारे वेनेजुएलन माइग्रेंट्स को जो कि कोलंबिया में आए थे 2016 से। और हाँ, मतलब 2016 से जितने भी माइग्रेंट्स कोलंबिया में आए थे वेनेजुएलन माइग्रेंट्स, उन सबको एक लीगल स्टेटस दे दिया गया है। ठीक है, उसके बाद जो ये पॉलिसी है, जिस पॉलिसी के थ्रू ये लीगल स्टेटस दिया गया है, वो पॉलिसी और क्या कहता है कि नियरली 1 मिलियन अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स को वो एक लीगल राइट्स मिलेगा कि वो एक लीगल एम्प्लॉयमेंट अपने लिए ऑब्टेन कर सके, हेल्थ केयर, राइट्स टू हेल्थ केयर मिलेगा उनको, एजुकेशन और बैंकिंग सर्विसेज अवेल करने की फैसिलिटी भी उनको मिलेगी फॉर 10 ईयर्स। और जो डिसीजन लिया गया है, इट इज़ ड्रिवन बाय बोथ एम्पैथी एंड प्रैग्मेटिज्म। मतलब एक तरह से एम्पैथी तो है कि हाँ, दे जो कि कोलंबिया है, जो कि अथॉरिटीज़ है, जो भी प्रेसिडेंट हैं, जो भी मतलब सीनियर अथॉरिटीज़ है, वो दे फील कि व्हाट द वेनेजुएलन माइग्रेंट्स आर गोइंग थ्रू। तो एक एम्पैथी है, दूसरा प्रैग्मेटिज्म है, मतलब एक प्रैक्टिकलिटी भी है इस डिसीजन को लेने में, एक प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट भी है। ओके, तो ये हमारा सिचुएशन हुआ। फर्स्ट क्या है, हम पढ़ते हैं, द माइग्रेंट्स विल लाइकली स्टे इन कोलंबिया फॉर मोर देन अ डेकेड, सो इट्स बेटर टू ओपन टू देम द अपॉर्चुनिटी टू कंट्रीब्यूट टू द कोलंबियन इकोनॉमी। अब सिंस माइग्रेंट्स कोलंबिया में फॉर 10 ईयर्स के लिए उनको ये सारे राइट्स मिले हैं, तो ऑब्वियसली दे वुड बी लिविंग देयर फॉर मोर देन अ डेकेड। सो ऐसा ये इट इज़ अ बेटर ऑप्शन कि उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी दी जाए जिससे वो कोलंबिया के इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सके। मतलब थ्रू देयर सर्विसेज, थ्रू देयर वर्क, दे कैन कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ कोलंबियन इकोनॉमी। सेकेंड क्या कह रहा है, equipping hospitals and schools to handle the needs of this rapidly growing population will require a lot of money which Colombia does not have। अब since जो माइग्रेंट्स जो आए हैं उनसे पॉपुलेशन में जो सर्ज हुई है, तो ये सर्ज एक तरह से हॉस्पिटल और स्कूल्स पे भी एक अनप्रेसिडेंटेड डिमांड डालेगी, और उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए द कोलंबियन गवर्नमेंट नीड्स अ लॉट ऑफ मनी, जो कि अभी उसके पास नहीं है। ठीक है, तो इट इज़ इन अ वे ये एक नेगेटिव व्यू पॉइंट बता रहा है कि हाँ, इससे जो हेल्थ केयर है और जो एजुकेशन सेक्टर है वो थोड़ा सा स्ट्रेस्ड हो सकता है बिकॉज ऑफ द ग्रोथ इन पॉपुलेशन जो कि आया है माइग्रेंट से। थर्ड क्या कह रहा है, द लीगलाइजेशन प्लान रिस्क इन्फ्लेमिंग एंटी माइग्रेंट सेंटिमेंट्स पर्टिकुलरली इन बॉर्डर एरियाज वेयर सम ब्लेम राइजिंग वायलेंस ऑन माइग्रेशन। अब जो कि लीगलाइजेशन हुआ है, माइग्रेंट्स को इतने राइट्स दिए गए हैं एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट के और बैंकिंग सर्विसेज के, इससे क्या हो सकता है, दे कैन इन्फ्लेम, मतलब दे कैन जनरेट, दे कैन इंड्यूस एंटी माइग्रेंट सेंटिमेंट, मतलब ऐसी फीलिंग्स जो कि माइग्रेंट के अगेंस्ट है। क्यों? क्योंकि स्पेशली इन बॉर्डर एरियाज, क्योंकि देयर आर सम पीपल हु ब्लेम राइजिंग वायलेंस ऑन माइग्रेंट्स। मतलब अगर कोलंबिया में जो वायलेंस बढ़ रहा है, तो देयर आर सम पीपल हु आर ब्लेमिंग दैट rising violence on these migrants, though they think that these migrants are responsible for the increase in violence। ये statement कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, this is the viewpoint of this statement। तो चलिए, ये पूरा situation हुआ, हमने statements एक एक करके देख लिए। now we move on to questions। पहला question क्या है, देखते हैं। Which of the following statements strengthens the argument that Colombia should not grant legal status to Venezuelan migrants। मतलब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो कि स्ट्रेंथन कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है इस आर्ग्यूमेंट को कि कोलंबिया को वेनेजुएलन माइग्रेंट्स को लीगल स्टेटस नहीं देना चाहिए। ओके, तो वी विल रीड, देखें क्या है। तो हमने देखा था कि 2 और 3 में नेगेटिव व्यू पॉइंट्स दिए गए थे, नेगेटिव आर्ग्यूमेंट दिए गए थे इस सिचुएशन को, जो कि बता रही थी कि लीगल स्टेटस देने की बात हुई थी। तो 2 में बताया गया था कि इट विल बर्डन द हेल्थ केयर एंड एजुकेशन सेक्टर, और 3rd में ऐसा था कि या देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जो ये लीगल स्टेटस दिया गया है, इट वुड जनरेट नेगेटिव फीलिंग्स अगेंस्ट द माइग्रेंट। तो ये जो 2 और 3 है, ये एक नेगेटिव व्यू पॉइंट दे रहे हैं, और ये काइंड ऑफ स्ट्रेंथन कर रहे हैं इस आर्गूमेंट को कि कोलंबिया को नहीं देना चाहिए। तो आवर आंसर क्या था, 2 और 3 था।
तो ये इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर जो रहेगा होगा ओनली 2 and 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट काउंटर द आर्ग्यूमेंट दैट कोलंबिया शुड नॉट ग्रांट लीगल स्टेटस टू वेनेजुएलन माइग्रेंट्स। मींस कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट काउंटर कर रहा है, मतलब इन अ वे उसके अगेंस्ट कह रहा है, इस आर्ग्यूमेंट के अगेंस्ट कि कोलंबिया को ग्रांट नहीं करना चाहिए लीगल स्टेटस। मतलब अगर मैं इसको अदर वर्ड्स में कहूँ तो इस जो आर्ग्यूमेंट है कि कोलंबिया शुड नॉट ग्रांट लीगल स्टेटस, उसको वीकन कर रहा है। हमें ऐसा स्टेटमेंट ढूंढना है जो कि इस स्टेटमेंट को कोलंबिया शुड नॉट ग्रांट लीगल स्टेटस टू वेनेजुएला माइग्रेंट इसको वीकन करे, ठीक है, इसको सपोर्ट ना करे। तो हमने देखा था कि यहाँ पे जो 1 है, स्टेटमेंट 1, ये बता रहा था कि माइग्रेंट्स एक अपना कंट्रीब्यूशन देंगे कोलंबियन इकोनॉमी के ग्रोथ में। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव बात की गई है जिससे मतलब एक एडवांटेज मिल सकता है कोलंबिया को कि अगर वो माइग्रेंट्स को लीगल स्टेटस देते हैं और ये सारी सर्विसेज देते हैं और उन्हें राइट टू एम्प्लॉयमेंट देते हैं तो वो कंट्रीब्यूट करेंगे कोलंबिया की इकोनॉमी की ग्रोथ में। तो दिस 1 वुड बी आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, डायरेक्शन देख लेते हैं बिकॉज इट्स अ डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चन। डायरेक्शन क्या कह रहा है कि इन द क्वेश्चन गिवन बिलो अ पैसेज और स्टेटमेंट इज गिवन फॉलोड बाय स्टेटमेंट्स व्हिच मे और मे नॉट स्ट्रेंथन और वीकन द असर्शन मेड इन द पैसेज। आंसर द क्वेश्चन एज पर द इंडिविजुअल डायरेक्शन गिवन। स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग का क्वेश्चन है, हमें एक यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट दिया गया है और सेट ऑफ क्वेश्चन, सेट ऑफ स्टेटमेंट दिए गए हैं। हमें फाइंड करना है कि उसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो कि क्वेश्चन की डिमांड होगी कि हमें देखना है कि हमें क्या फाइंड करना है, हमें स्ट्रेंथनिंग फाइंड करना है या वीकनिंग फाइंड करना है। ठीक है, हम पहले ये आर्ग्यूमेंट पढ़ लेते हैं। टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ ऑलिव रिडली टर्टल्स ड्यूरिंग द ब्रीडिंग एंड मेटिंग सीजन, द ओडिशा गवर्नमेंट ऑन संडे clamped a 7-month prohibition on sea fishing activity within 20 kilometers of the coast at the river mouth of Dhamara, Devi and Rusikulya। तो इस चीज़ की सेफ्टी इंश्योर करने के लिए कि जो टर्टल्स है, ऑलिव रिडली टर्टल्स अपने ब्रीडिंग और मेटिंग सीजन में सेफ रहें, सिक्योर रहें, इस चीज़ को मतलब एक तरह से इंश्योर करने के लिए जो उड़ीसा गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने संडे को एक 7 मंथ प्रोहिबिशन लगाया है। प्रोहिबिशन किस पे लगाया है? सी फिशिंग एक्टिविटी पर, जो कि कोस्ट से 20 किलोमीटर, कोस्ट अगर ये है तो इसके 20 किलोमीटर के विद इन कोई भी सी फिशिंग एक्टिविटी नहीं होगी। कहाँ पे नहीं होगी? रिवर माउथ में। कहाँ पे? धमारा देवी और रुसिकुल्या में। मतलब उन्होंने इन टर्टल्स के सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए प्रोहिबिशन, एक बैन लगाया है सी फिशिंग एक्टिविटी में। और ये बैन कितना लंबा चलेगा? 7 मंथ तक चलेगा। और कहाँ लगा है ये? यहाँ पे लगा है एट द रिवर माउथ ऑफ धमारा देवी एंड रुसिकुल्या। ठीक है, ये है आर्ग्यूमेंट। हमें देखना है कि इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू strengthens the argument in favor of the Odisha government decision। मतलब उड़ीसा गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है तो इनमें से कौन सा है जो उनके डिसीजन को सपोर्ट करता है, स्ट्रेंथन करता है। ठीक है, तो 1 by 1 we will read the statements। पहला क्या कह रहा है? The female turtles virtually invade the nesting beaches usually at the dead of the night for laying eggs। The phenomenon otherwise described as अरीबाड़ा। तो यहाँ पे एक फिनोमिनन की बात की गई है अरीबाड़ा की। जो क्या होता है कि जो फीमेल टर्टल्स होते हैं वो एकदम नाइट में, मतलब एक मिडनाइट के बाद वो बीचेस पे आते हैं और एग्स ले करते हैं। ठीक है, तो ये तो एक हमें एक जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा है इन टर्टल्स के बारे में। ये ना तो स्ट्रेंथन कर रहा है ना वीकन कर रहा है। तो चूँकि न्यूट्रल है तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, बी क्या कह रहा है? अराउंड 10,666 फिशरमैन फैमिलीज विल बी अफेक्टेड फॉलोइंग द फिशिंग बैन। मतलब ये जो बैन लगा है ये फिशिंग एक्टिविटीज से, उससे इतने 10,666 फिशरमैन की फैमिलीज अफेक्ट होंगी। तो ये काइंड ऑफ इसकी जो स्टेप लिया गवर्नमेंट ने उसे अपोज कर रहा है, उसे सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसके अगेंस्ट कह रहा है, उसका एक डिसएडवांटेज बता रहा है, एक ड्रॉबैक बता रहा है। तो इट इज़ वीकनिंग द आर्ग्यूमेंट, बट हमें स्ट्रेंथनिंग ढूंढना है। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। सी क्या कह रहा है? इट विल बी अ मल्टी लेयर्ड पेट्रोलिंग एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग द फॉरेस्ट, फिशरीज एंड मरीन पुलिस बिसाइड्स द कोस्ट गार्ड पर्सनल। मतलब कि ये जो स्टेप है एक मल्टी लेयर्ड पेट्रोलिंग एक्सरसाइज होगा। इसमें फॉरेस्ट, फिशरीज और मरीन पुलिस भी इन्वॉल्व होंगे और साथ ही साथ कोस्ट गार्ड भी इन्वॉल्व होगा। तो अगेन इट इज़ गिविंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस स्टेप। इससे
ना ही स्ट्रेंथन कर रहा है, ना ही स्ट्रेंथन कर रहा है, ना ही वीकन कर रहा है, इसको मैंने टिक क्यों कर दिया। हाँ, तो ये भी हमारा गलत है। डी पढ़ते हैं। अब ये तीनों तो एलिमिनेट हो गए, अब तो हमारा आंसर या तो डी होगा या तो फिर ई होगा। तो डी देखते हैं हम। टर्टल्स पेरिश इन लार्ज नंबर्स आइदर बाय गेटिंग एंटेंगल्ड इन फिशिंग नेट्स और हिट बाय फिशिंग ट्रॉलर प्रोपेलर्स। मतलब कि जो फिशरमैन जो फिशिंग नेट्स डालते हैं पानी में या फिर जो बोट चलाते हैं उसके प्रोपेलर से टर्टल्स, बहुत लार्ज नंबर ऑफ टर्टल्स दे डाई, दे पेरिश, वो मर जाते हैं। तो हाँ, यहाँ पे टर्टल्स के मरने की बात हुई है, पर यहाँ पे सेफ्टी की बात हुई है। तो ऑब्वियसली फिशिंग एक्टिविटीज़ से टर्टल्स को खतरा है और इसीलिए प्रोहिबिशन लगाया गया है सेफ्टी के लिए। तो ऑब्वियसली दिस इज़ काइंड ऑफ सपोर्टिंग द गवर्नमेंट स्टेप, क्योंकि फिशिंग एक्टिविटीज से हार्म पहुंच रहा है टर्टल्स को, जिसको रोकने के लिए उड़ीसा गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है। तो दिस विल बी आवर आंसर। ये स्टेटमेंट स्ट्रेंथन कर रहा है आर्ग्यूमेंट को, फेवर इन फेवर में बात कर रहा है। तो हमारा आंसर इसमें डी है, ई भी गलत हो गया। क्वेश्चन 8 to 9, ठीक है। Again, a different set of questions. We will read the direction first. In the question below, few statements are given depicting an issue or a problem. You have to assume everything in the statements to be true even if they are at variance from commonly known facts, and on the basis of the information given in the statements, decide which of the suggested course of action logically follows for pursuing. It means it is a course of action based question. इसमें आपको एक statement दिया हुआ है, it will reflect a problem or an issue, और इस जो फॉलोइंग जो स्टेटमेंट्स है इनमें एक पॉसिबल एक्शन दिए गए हैं। आप हमें बताना है कि कौन इनमें से कौन सा एक एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है, हम उसे फॉलो कर सकते हैं टू एड्रेस द इशू और द प्रॉब्लम मेंशन इन द स्टेटमेंट। तो पहले हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट क्या कह रहा है? सिंस चाइना इज अफ्रीकाज लीडिंग कमर्शियल पार्टनर एंड देयर आर लार्ज ट्रैवल वॉल्यूम्स थ्रू विच द कोरोना वायरस could reach the continent, African countries should implement measures to prevent possible case importation from China as well as local transmission within the countries. अब चाइना अफ्रीका का एक लीडिंग ट्रेड पार्टनर है, ठीक है, एक लीडिंग कमर्शियल पार्टनर है, काफ़ी ट्रेड वॉल्यूम, काफ़ी वॉल्यूम्स होते हैं। तो इससे क्या एक पॉसिबिलिटी है कि मे बी कोरोना वायरस भी ट्रांसफर हो सकता है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, फ्रॉम चाइना टू अफ्रीका और वाइस वर्सा। तो African countries should implement measures to prevent possible case importation from China as well as local transmission within the country. तो it is mandatory, it has become mandatory for Africa कि वो इस पे एक चेक लगाए, इस पे एक रिस्ट्रेन लगाए कि चाइना से कोई भी केसेस अफ्रीका में ना आए, ठीक है। ये हमारा सिचुएशन है। प्रॉब्लम ये है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कोरोना वायरस चाइना से अफ्रीका में आ सकता है। दो स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? अफ्रीका शुड ले अ परमानेंट एम्बार्गो ऑन ट्रेड विद चाइना, मतलब अफ्रीका को एक परमानेंट बैन लगा देना चाहिए ट्रेड पे चाइना के। अब देखिए, सिंस चाइना इज अफ्रीका लीडिंग कमर्शियल पार्टनर, चाइना अफ्रीका का लीडिंग कमर्शियल पार्टनर है, तो अफ्रीका की इकॉनमी इस चीज़ पे डिपेंड करती है। इफ़ वी इम्प्लीमेंट अ परमानेंट एम्बार्गो तो ये बहुत ही ड्रास्टिकली और नेगेटिवली अफ्रीका की इकॉनमी को अफेक्ट कर सकता है। एंड दिस इज़ अ वेरी एक्सट्रीम मेजर, ये एक एक्सट्रीम मेजर है जो कि हम फॉलो नहीं करेंगे, बिकॉज वी जनरली डू नॉट फॉलो एक्सट्रीम मेजर्स जो कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। तो दिस वन वुड नॉट बी आवर कोर्स ऑफ एक्शन एंड वी विल नॉट फॉलो दिस। सेकेंड देखते हैं, अफ्रीका शुड इंश्योर रैपिड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सस्पेक्टेड केसेस फॉलोड बाय पेशेंट ट्रांसफर एंड आइसोलेशन, मतलब अफ्रीका को ऐसा करना चाहिए कि उसे एक रैपिड आइडेंटिफिकेशन करना चाहिए, जो भी सस्पेक्टेड उसे लगता है कि दीज पीपल यहाँ पे लाइक दे कैन बी इन्फेक्टेड विद कोरोना वायरस, दे शुड बी आइडेंटिफाइड एंड दे शुड बी ट्रांसफर्ड एंड आइसोलेटेड, मतलब उन्हें ट्रांसफर करना चाहिए और उन्हें एक आइसोलेशन में डालना चाहिए, विच इज़ एन एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अस टू फॉलो इन दिस सिचुएशन। सेकेंड वाला सही है, हम सेकेंड वाले को फॉलो करेंगे, फर्स्ट वाला हम नहीं फॉलो करेंगे क्योंकि बहुत एक्सट्रीम है, बहुत नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज है, हम एकदम से परमानेंट बैन ट्रेड पे नहीं लगाएंगे। हम सेकेंड को फॉलो करेंगे, वी वुड इंश्योर रैपिड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सस्पेक्टेड केसेस, उसके बाद हम ट्रांसफर एंड देन वी वुड आइसोलेट। सो आवर आंसर फॉर दिस वुड बी 2, तो बी विल बी आवर करेक्ट आंसर, ओनली 2 follows। क्वेश्चन 9, सेम सेट, सेम पैटर्न, स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे। इन इंडिया sufficient medical oxygen is not reaching hospital beds in time and this delay is a product of a stretched distribution network and a shortage of oxygen dedicated to medical use। मतलब इंडिया में क्या है कि मेडिकल ऑक्सीजन
सफिशिएंट मेडिकल ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है हॉस्पिटल में इन टाइम, देयर इज़ अ लैक ऑफ सफिशिएंट मेडिकल ऑक्सीजन। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि दिस इज डिले इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ अ स्ट्रेच्ड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। एक नेटवर्क है जो काफ़ी लंबा है, काफ़ी उसमें मे बी बहुत कॉम्प्लिकेशंस है, काफ़ी बॉटलनेक्स है। तो एक तो ये रीज़न हो गया, और दूसरा है कि देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन डेडिकेटेड टू मेडिकल यूज़। मतलब मेडिकल यूज़ के लिए जो ऑक्सीजन है उसकी एक लैक है, एक शॉर्टेज है, कमी है। तो ये जो दो रीजंस है, इनके वजह से क्या हो रहा है कि सफिशिएंट मेडिकल ऑक्सीजन हॉस्पिटल्स को नहीं पहुंच पा रहा है। सो ये हमारा इशू, प्रॉब्लम है। एंड यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए गए, देखते हैं हम किस चीज़ को फॉलो करेंगे। द फेडरल गवर्नमेंट शुड एक्टिवेट द इंडियन रेलवेज टू मूव ऑक्सीजन टैंकर्स फ्रॉम रिफिलिंग प्लांट्स वेयर इट इज़ मोस्ट नीडेड। मतलब फेडरल गवर्नमेंट को एक ऐसा एक सिस्टम, इंडियन रेलवे सिस्टम एक्टिवेट करना चाहिए जिससे कि वो ऑक्सीजन टैंकर्स को जहाँ पे वो रिफिल हो रहा है जिन प्लांट से, वहाँ के डायरेक्ट वो जहाँ पे उनकी ज़रूरत है पहुँचा सके। तो हाँ, ये स्टेप हमारा इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर देगा। यहाँ पे क्या है कि एक स्ट्रेच डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, बॉटल नेक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जिससे काफ़ी टाइम लग जाता है, काफ़ी लंबा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। तो अगर हम इंडियन रेलवेज को ऐसे एक्टिवेट करें, ऐसे डायरेक्ट करें कि वो जहाँ पे डिफिलिंग हो रही है वहाँ से ही जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ तक डायरेक्ट लेके ऑक्सीजन को पहुँचाए, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो बड़ा है वो काफ़ी कम हो जाएगा और इन टाइम मेडिकल ऑक्सीजन हॉस्पिटल तक पहुँच पाएगा। तो ठीक है, फर्स्ट इज़ एन एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन एंड वी विल फॉलो दिस। सेकंड क्या कह रहा है? The government should temporarily divert the oxygen meant for steel plant and other industrial units towards hospital। अब गवर्नमेंट है उन्हें टेम्पोररली, मतलब अभी के लिए, जो ऑक्सीजन जो कि स्टील प्लांट्स और बाकी इंडस्ट्रियल यूनिट्स में जो यूज़ होते हैं उनको हॉस्पिटल यूज़ में लाना चाहिए। तो दिस इज़ ऑल्सो एन एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन। यहाँ पे इससे क्या होगा, इससे ये वाला जो हमारा जो कॉज है कि एक शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन हो रही है, क्यों? क्योंकि मेडिकल यूज़ के लिए हमें ऑक्सीजन मिल नहीं रहा। तो उससे अगर हम जो ऑक्सीजन इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए उससे हम डाइवर्ट कर दें, उससे हम वहाँ इम्प्लीमेंट करें मेडिकल यूज़ के लिए, तो उससे ये वाला जो कॉज है ये रेक्टिफाई हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि इसमें स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों में जो कोर्सेज ऑफ एक्शन है वो फॉलो हो रहे हैं। तो हमारा आंसर इसमें होगा बोथ 1 एंड 2 फॉलो। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको इस क्लास में काफ़ी मज़ा आया होगा, आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, अप्रोच सीखी होगी, कैसे सॉल्व करते वो आपने सीखा होगा। सो आई होप कि क्रिटिकल रीजनिंग अब आपके लिए काफ़ी आसान हो गया है। सो थैंक यू एस्पिरेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।